हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। हरियाणा जीके डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। ज्योग्राफी में फोर्थ चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम फिजिकल फीचर, बेसिक सॉइल, सैंड, मिनरल, सीजन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कोर्स है हमारा, आप इस नंबर पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप पॉज करके देख भी सकते हैं। चलिए, तो देखो, वैसे तो बुक में, जिस बुक से हम करा रहे हैं, अरिहंत की बुक है, उसमें तो जो हमारा इंफॉर्मेशन दिया है वो 2017 के रिपोर्ट से दिया है। क्योंकि आपको पता है इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, क्या नाम है उसका, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये हर 2 साल पे आती है, हर 2 साल पे आती है। 2017 में आई थी, 2019 में आई है, 21 में आएगी। ठीक है ना। तो इसने बताया, ये देखो, अगर आप बोलोगे भैया फिर फॉरेस्ट रिपोर्ट मिलेगा कैसे, ढूंढे। देखो, अगर आप उस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हो और उसमें हरियाणा का ढूंढते हो तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप क्या करो, ये रिपोर्ट का नाम लिखो और उसके बाद में हरियाणा का नाम सर्च कर दो। कोई ना कोई न्यूज आर्टिकल जरूर होगा जो उस पे हरियाणा रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे के कुछ ना कुछ कहने का, कोई ना कोई क्रिटिकल पॉइंट रखने को कोशिश करेगा। तो सेम इसी तरह एक मुझे इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल मिला, उसी का कॉपी पेस्ट है ये। क्लियर। वो इकोनॉमिक्स टाइम्स का जो आर्टिकल है, उसमें प्रकाश जावड़ेकर साहब कुछ अपना बोल रहे थे, तो उसको ही आर्टिकल में बना के छाप दिए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या बताया, हरियाणा ने बहुत अच्छा काम किया है। भाई क्या हुआ, क्या किया, 2017 के रेस्पेक्ट में इन्होंने क्या किया, ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर, अब 15 स्क्वायर किलोमीटर अपना फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज किया है। ऑलमोस्ट 1% इंक्रीज किया है। तो अभी कितना हो गया भाई, अभी हो गया है 1602 स्क्वायर किलोमीटर। पहले कितना था, पहले इतना था, याद नहीं रखना है अभी, तो याद कीजिए ऑलमोस्ट 1600 किलो स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि स्टेट के ज्योग्राफिकल एरिया का 3.62% है। एक और बात बता दूं, पूरे देश में सबसे लोएस्ट है, सबसे लोएस्ट है, सबसे लोएस्ट है। क्लियर। जहां तक इंडिया का बात है, तो इंडिया में फॉरेस्ट, देखो इंडिया की बात करें तो फॉरेस्ट रिजर्व, फॉरेस्ट है वो ऑलमोस्ट 20%, 22% पॉइंट कुछ है। मतलब फॉरेस्ट प्लस एंड ट्री कवर की बात करते हैं तो इंडिया में है 24.56%। तो देख रहे हो इंडिया का एवरेज इतना है, उसके हिसाब में कितना कम है स्टेट का ज्योग्राफिकल एरिया। तो काफ़ी ज़रूरत है, बहुत सारे स्कीम की ज़रूरत है। तो इस चैप्टर में हम बहुत सारे स्कीम की बात करेंगे। तो फॉरेस्ट की कैनोपी डेंसिटी की बात करें तो स्टेट का बहुत सारा परसेंट, मतलब बहुत कम परसेंट क्या है, वेरी डेंस फॉरेस्ट है। उसके अलावा मेजॉरिटी तो ओपन फॉरेस्ट है, ध्यान देना, मेजॉरिटी ओपन फॉरेस्ट है। ऑलमोस्ट जो टोटल है 1600 में से 1100 है ओपन फॉरेस्ट। उसके अलावा 450 है मॉडरेट फॉरेस्ट, और बहुत कम है कौन, वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा में जो फॉरेस्ट कौन सी फॉरेस्ट ज़्यादा है, तो आप बताना भाई, ओपन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, ओपन फॉरेस्ट ज़्यादा है। तो हरियाणा में फॉरेस्ट को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे जो आपको डेटा मिलेगा वो मिलेगा 2017 का, लेकिन हमें इसमें क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें ये याद रखना है, परसेंटेज याद रखना है, इसलिए हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। देखो, रिजर्व फॉरेस्ट पूरे हरियाणा में जितना फॉरेस्ट है ना, उसका 16% है, अप्रॉक्सीमेटली याद कर लो ना। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पूरे हरियाणा में जितना है उसका 14% है, और ये ऑलमोस्ट 10% है। तो हो गया ना 90 और प्लस 10, तो समझ लो रिजर्व फॉरेस्ट पूरे हरियाणा के फॉरेस्ट का, हरियाणा का टोटल फॉरेस्ट कितना है, हरियाणा के ज्योग्राफिकल एरिया का मात्र 3.62% है। टोटल है कितना, 1602 स्क्वायर किलोमीटर। कितना इंक्रीज हुआ है पिछले बार से, ऑलमोस्ट 14 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना। तो 3 टाइप के, बिल्कुल रिजर्व फॉरेस्ट में क्या होता है कि कोई टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं है, किसी भी टाइप की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं है। तो इस फॉरेस्ट से क्या फायदा होता है, लैंड को रिक्लेम करने में, फ्लड को कंट्रोल करने में, फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन को लाने में, टिम्बर प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब फायदे होते हैं, प्रॉफिट।
यानी एडवांटेज, रिजर्व फॉरेस्ट के करने के क्या एडवांटेज है ये हमने देख लिया। डेटा हमें ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली याद कर लो ना, क्लियर। ऐसा तो नहीं है कि यार 14 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ होगा कि सारे के सारे रिजर्व फॉरेस्ट में हो, नहीं, ऐसा नहीं। प्रोटेक्टेड में क्या होता है कि इसको कंजर्वेशन की बात की है, लेकिन सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउ किया गया है। मतलब देखो इसमें एकदम जैसे इसको एकदम प्रोटेक्शन है, सिंपल ये नेशनल पार्क टाइप है, बिल्कुल प्रोटेक्शन है। ये थोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुछ कुछ आप कर सकते हो, अनक्लास्ड में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, याद रखना है, ठीक है। अगर बात करें, ये भी 2017 के रिपोर्ट का ही डेटा है, लेकिन देखो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है, पंचकुला, बस ये याद रखना है। सबसे कम है पलवल, सबसे ज्यादा है पंचकुला और सबसे कम है पलवल। सबसे ज्यादा है पंचकुला सबसे ज्यादा और सबसे कम है पलवल, ये बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा पंचकुला, सबसे कम पलवल। उसके बाद देखो फॉरेस्ट को, देखो इसको तो फॉरेस्ट को क्लासिफाई किए हैं हमने रिजर्व। देखो फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन आप कई बेसिस पे करते हो। ये क्लासिफिकेशन किस किस के बेसिस पे, कैनोपी डेंसिटी, कितना डेंस फॉरेस्ट है, इसको लीगल प्रोटेक्शन के बेसिस पे हम डिवीजन करते हैं। लीगल प्रोटेक्शन, क्या सरकार ने थोड़ा भी लीगल प्रोटेक्शन किया है? हाँ, कुछ को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया है जिसमें बिल्कुल कुछ भी अलाउड नहीं है, कुछ को प्रोटेक्टेड किया है, प्रोटेक्टेड करने से सर्टेन एक्टिविटी अलाउ है बेस्ट, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जाके उसमें पेड़ काट रहे हो, नहीं, अलाउ नहीं है, क्लियर। अनक्लास्ड में बिल्कुल सब कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। सब कुछ करने का मतलब ये नहीं कि आप अंधाधुंध पेड़ प्लांट काटने लगो, नहीं, प्लांट काटने के अलावे की एक्टिविटी पॉसिबल हो, छूट होती है, क्लियर। उसके अलावे हमने देखा कि पंचकुला में सबसे ज्यादा है, याद नहीं रखना है क्योंकि ये पिछले रिपोर्ट का है, लेकिन बस याद रखना है कि 395 के आसपास है, क्योंकि इंक्रीज हुआ होगा तो यही इंक्रीज हुआ होगा पलवल में, ठीक। उसके बाद फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया जाता है किस में, ज्योग्राफिकल फीचर्स के हिसाब से। जो इंडिया का क्लासिफिकेशन नहीं है कि ये छोटे छोटे बहुत सारे अलग अलग क्लाइमेट है, तो सब दो टाइप के, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस। देखो डेसिडुअस जब भी हम फॉरेस्ट बोलते हैं ना, तो समझ लो वहां पे बारिश होगी 170 से लेके 200 के बीच, ठीक है ना, क्योंकि 200 से प्लस जब भी बारिश होती है तो उसको हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। तो अब 70 to 200, लेकिन इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक 70 to 100 वाले को हम बोल देते हैं ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, और 100 to 200 वाले को बोल देते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ध्यान देना, ट्रॉपिकल ड्राई, ट्रॉपिकल एरिया में, लेकिन ड्राई डेसिडुअस का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्लांट जिसके पत्ते हर कुछ महीने पे गिर जाते हैं, ठीक है ना, झड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे फॉरेस्ट आपको कहाँ मिलेगा, यमुनानगर में मिलेगा। यमुनानगर यहाँ ऊपर में हिमालय के बगल में शिवालिक का पार्ट है। रेवाड़ी में मिलेगा, नीचे है रेवाड़ी। महेंद्रगढ़, करनाल, हिसार, कैथल और सोनीपत में बहुत कम बारिश होती है। तो कौन कौन, देखो तो ड्राई एरिया में रहने वाले फसल इधर होंगे जैसे शीशम, पीपल, नीम, कुसुम, सेमल, अमला, अमालतास, महुआ, ये सब होते हैं। सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट कहाँ होता है, जहाँ पे रेनफॉल थोड़ा ज़्यादा होता है, क्लियर, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा। तो ये पंचकुला में, अंबाला में, यमुनानगर में मिलता है, जैसे कचनार, खेर। देखो 100 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा होना है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है नहीं, ये सब है सब ट्रॉपिकल। देखो अब थोड़ा सा मैप आपको दिखाता हूँ, पहले देखिए। देखो ये एरिया हरियाणा का आप देख रहे हो, वहाँ पे ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलता है। यहाँ ये वाला एरिया यही है ना हरियाणा, तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलता है, ठीक है ना, ये है ना ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस। और उसके अलावे पाइन फॉरेस्ट का तो मैप नहीं दिया है, तो ये बात देख रहे हो, यहाँ पे फॉरेस्ट है थोड़ा बहुत। देखो रिजर्व फॉरेस्ट यहाँ पे आपको मिलेगा, रिजर्व फॉरेस्ट यहाँ पे, ये प्रोटेक्टेड है। जो एकदम डार्क है ना वो है प्रोटेक्टेड, और ये जो कम डार्क है वो है रिजर्व। याद नहीं रखना है, लेकिन बस याद रखना है सबसे ज्यादा है पंचकुला में फॉरेस्ट, ठीक है। अब फॉरेस्ट पॉलिसी कैसी है, देखो फॉरेस्ट पॉलिसी आपसे सिंपल पूछा जा सकता है, हरियाणा में फॉरेस्ट पॉलिसी कब आया था, 2006 में। फॉरेस्ट पॉलिसी में प्रमोट कर रहा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट और फॉरेस्ट रिसोर्स को।
ताकि हरियाणा गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट पॉलिसी लाया। देखो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि उन्होंने बुक में 6% लिखा हुआ था, आप लोग एक बारी मुझे बता देना, क्योंकि अभी अगर 3.62% है तो 2006 में क्या 6% था? आप मुझे बता देना, मुझे तो इसमें कुछ लोचा लग रहा है। लेकिन मेन इनका ये याद रखना है कि आप क्या चाहते हैं। चाहते हैं कि जो हरियाणा का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 20% हो जाए क्या, फॉरेस्ट। 20%। ऑब्जेक्टिव क्या है कि एफॉरेस्टेशन करना, ताकि रीस्टोरेशन हो इकोनॉमिक बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस का, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, वाटर रिसोर्स को कंजर्व करना, प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट को इंक्रीज करना, ताकि सस्टेनेबल बेसिस पे आप लोगों की, देखो ऐसा नहीं कि आप फॉरेस्ट ऐसा लगा रहे हो जिससे लोगों को कुछ फायदा नहीं, लोगों को इकोनॉमिक फायदा भी होना चाहिए। देखो जब तक इकोनॉमिक फायदा नहीं होगा ना तब तक लोग उतना ज़्यादा प्लांट पे ज़्यादा जोर नहीं करेंगे। आप ऐसे प्लांट नहीं लगाओ जिसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू ही नहीं है, ठीक है ना। हर्बल पार्क की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हर्बल पार्क। चलिए अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। देखो 2 स्कीम है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव, उसके बाद हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये सब है। 2 मेन कंजर्वेशन प्रोग्राम है, मतलब 2 मेन बड़े प्रोग्राम है। इसके अलावा छोटे छोटे और सारा प्रोग्राम है, ये सारे, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, ज़्यादा इसमें आप फोकस नहीं करना, ध्यान देना। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इज अंडरटेकिंग वेरियस मेजर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ, जैसे एक है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, ध्यान देना। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था? 1972 में, 1972 में। लेकिन गवर्नमेंट ने इसका नोटिफिकेशन इशू कब किया? 1990 में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ लो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम कब आया? 1990 में। अब स्टार्ट कब किया गया ये आप पूछा सकता है, ठीक है ना। मेन क्या काम है इस प्रोग्राम का? देखा, ज्वाइंट का मतलब है गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती, गवर्नमेंट लोकल पीपल के साथ मिलके एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ फॉरेस्ट को मेंटेन कर सकती है। ये तो नॉर्मल जरूरी है। जब तक आम आदमी का सहायता नहीं होगा, सहायता नहीं लिया जाएगा, तब तक फॉरेस्ट को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है, सिंपल है। तो आम आदमी का साथ होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है फॉरेस्ट एंड वेजिटेबल कवर शुड बी रैपिडली इन हिल स्टॉप ऑफ शिवालिक एंड अरावली, और ये नॉर्मल, ये सब इंक्रीज होना चाहिए। मतलब वेजिटेबल इन द वेजिटेशन इसको बोल सकते हैं, वेजिटेबल नहीं, वेजिटेशन ये कवर होना चाहिए। अगर कवर, जैसे मान लो ये माउंटेन कवर है, इसको आप कवर नहीं करते तो यहाँ से इरोजन बहुत ज़्यादा रैपिडली स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर वेजिटेशन कवर कर दे, इवन सिंपल यहाँ पे अगर वेजिटेशन कवर कर दे, यहाँ पे इस एरिया में, राजस्थान वाले एरिया में, यहाँ वेजिटेशन कवर खूब ज़्यादा हो, तो यहाँ से आपको ये भी पता है कि यार डेजर्ट नहीं एक्सपेंड करेगा, और डेजर्ट नहीं एक्सपेंड करेगा तो हमारा एरिया खेती करने लायक बचा रहेगा, ठीक है ना। तो वेजिटेशन कवर या फॉरेस्ट लगाना बहुत, मतलब अब नेसेसिटी हो गया, एकदम जरूरी, ठीक है ना। मेडिसिनल प्लांट एंड नॉन वुड फॉरेस्ट प्लांट शुड बी प्रोटेक्टेड, इम्प्रूव एंड देयर प्रोडक्शन और एनहांस। मेडिसिनल प्लांट, ऐसा नहीं, देखो मुझे थोड़ा अजीब लगता है, एक सेकंड, जब आप प्लांट लगा रहे हो तो कुछ ऐसा लगाना जिसकी वैल्यू हो, इकोनॉमिक वैल्यू या कुछ न कुछ वैल्यू हो। ऐसे प्लांट लगाने से उतना ज़्यादा नहीं फायदा हो। देखो इन्वायरमेंट को फायदा होगा, ये हम मानते हैं, लेकिन देखो जब तक लोगों का उस पर वो नहीं छुपा होगा तो इन्वायरमेंट, देखो आप अपने घर पे जैसे क्यों लगाते हो? आपको इन्वायरमेंट से प्रॉब्लम, लगाव है, लेकिन फिर भी आप फ्लावर लगाते हो, और भी ऐसा लगाते हो जो फ्रूट दे, या और ऐसा लगाते हो जो देखने में अच्छा लगे, ऑर्नामेंटल फ्लावर, ऑर्नामेंटल प्लांट ऐसा लगाते हो। ऐसा थोड़ी कुछ भी लगा देते हो, ऐसा नहीं ना है कि जंगली प्लांट लेके लगा दिए जो इवन फायदा तो नहीं कर रहा है लेकिन इतना ज़्यादा वाटर को यूज कर रहा है कि क्या करें, ठीक है। उसके बाद हरियाणा का फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इसको एस्टैब्लिश किया गया था अंडर कंपनीज एक्ट 1956। काम इसका वही है,
promotion and development of tree plantation on non-forest land by providing suitable price to tree grower for the wood procedure। ठीक है ना, प्रोड्यूस, समझ में आया ना, कि आप आराम से क्या करो, खेती करो, लगाओ ट्री को, प्लांट करो नॉन फॉरेस्ट लैंड पे, और आप बेचोगे तो हम आपको पैसे देंगे। बेचो, लगाओ, बेचो, ऐसे करो, ठीक है ना। फिलिंग, कन्वर्जन एंड सेल ऑफ ट्री फ्रॉम इनवाक एरिया, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एरिया। कुछ और स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, आप नाम से ही कर दोगे। आप ऐसा नहीं कि आपको एक एक चीज़ याद रखना है। आप देखो, हरियाणा कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है कि इसमें आपका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है ना। को फंडेड बाई, 2 लोग का को फंडेड था, कौन कौन, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और यूरोपियन कमीशन। आपको सिंपल पूछ सकता है कौन सा फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है जिसमें यूरोपियन कमीशन का पार्टिसिपेशन है, हरियाणा कम्युनिटी फॉरेस्ट प्रोजेक्ट। क्या ये हरियाणा के हर एक डिस्ट्रिक्ट में? नहीं, टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट में ही है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट स्टार्ट कब किया गया? 1998 में। मेन ऑब्जेक्टिव, तो अब देखो ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कंजर्व एंड रेजुविनेट नेचुरल रिसोर्स थ्रू फॉरेस्ट्री एंड डेवलपमेंट। एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए कम्युनिटी का, स्पेशली वुमेन, ठीक है ना। ये लेकिन एंड हो गया था 2006-07 में, ठीक है ना। तो हमें हरियाणा कम्युनिटी फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट से याद हो गया, 2 लोग थे, 2 स्टेक होल्डर थे, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा प्लस यूरोपियन कमीशन। उसके अलावा 11 स्टेट में इम्प्लीमेंट किया गया। 1998-99 से स्टार्ट हुआ, 2006 में ख़त्म हो गया, ठीक है ना। एक्टिव पार्टिसिपेशन था कम्युनिटी का, स्पेशली वुमेन। एक नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो बायोडिग्रेड नहीं होते हैं, गार्बेज कंट्रोल एक्ट, ठीक है ना। इसको स्टार्ट किया गया 1998 में। मतलब इसमें क्या किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट पॉलीथीन, क्योंकि भाई पॉलीथीन आपको पता है बायोडिग्रेड नहीं होती है, उस पे रोक लगाने के लिए। कहाँ पे? खासकर ऐसे एरिया में इको जोन डिक्लेयर्ड इन द स्टेट, ठीक है ना। क्लियर? देखो सारे स्टेट में आप बात नहीं की, सिर्फ ऐसे स्टेट जो जिसको इको जोन डिक्लेयर किया गया है। अरावली रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट है, ऑब्वियसली अरावली को रिहैबिलिटेट करने के बाद भाई इसमें भी वही आ गया, कौन कौन, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा प्लस यूरोपियन कमीशन, ताकि आप इसमें रॉकी एरिया में प्लांटेशन करो सदर्न हरियाणा में, और इसको हम अरावली प्लांटेशन स्कीम बोलते हैं। और ये अभी चल रहा है किस किस स्टेट में? फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात और गुरुग्राम। काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है ना। उसके बाद है कांडी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। कांडी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इसको स्टार्ट किया गया था 2003 में, ठीक है ना। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है कि सॉइल इरोजन को रोको और ऐसे लैंड जो डिग्रेड हो रहे हैं उसको रीस्टोर करो, खासकर नदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट में, जैसे अम्बाला और यमुनानगर। ये किसके द्वारा फंड किया जाता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है ना। एंड ऑल्सो रन इन, मतलब हिमाचल प्रदेश, पंजाब में भी ये है, ठीक है ना। और ये सिंपल है, शिवालिक का जो फुटहिल वाला एरिया ना वो हर जगह चलता है। तो कांडी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हरियाणा का है, और लेकिन ये साथ साथ कहाँ पे चलता है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब वाले एरिया में ही। कौन इसको फंड करता है? वर्ल्ड बैंक फंड करती है। उसके अलावा ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा एक स्कीम है, मतलब ये रिगरस, मतलब एग्रेसिवली ट्री प्लांटेशन की बात करती है बहुत सारे स्टेट में, खासकर मेडिसिनल प्लांट की बात करते हैं। बहुत फ़ायदा होता है मेडिसिनल प्लांट का, ठीक है ना। इसलिए स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड को सेटअप किया गया 2002 में, और ये अलग अलग टाइप के मेडिसिनल प्लांट बनाती है। स्टेट ऑब्जर्व करता है ट्री डे, 15 जुलाई को ट्री डे ऑब्जर्व करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या क्या स्कीम है याद कर लो। हरियाणा कम्युनिटी फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट, यूरोपियन कमीशन आ गया, 11 डिस्ट्रिक्ट, कंजर्व और रेजुमिनेट करना है नेचुरल फॉरेस्ट को, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन चाहिए, स्पेशली वुमेन। प्रोजेक्ट एंड हो गया 2006-07 में। नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट 1998 में, पॉलीथीन का यूज नहीं करो इको जोन वाले एरिया में। अरावली का प्रोजेक्ट इको, यूरोपियन कमीशन इसमें भी आ गया, और खास कर ऐसे एरिया में है, अरावली की हिली एरिया में है। उसके बाद कांडी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अब जो लैंड डिग्रेड हो गया उसको रीस्टोर करने की बात करती है, खासकर नदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट्स में। उसके बाद इसमें बात करता है, ये 2 और जगहों पे चला है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। वर्ल्ड बैंक से पैसा ले लिया है, फंडिंग, ठीक है।
स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड कब एस्टैब्लिश किया गया? 2002 में, ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन है। ट्री डे कब एस्टैब्लिश किया गया? 15 जुलाई को। 2 इन्वायरमेंट कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया ताकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड केस को सॉल्व किया जा सके। कहाँ कहाँ? फरीदाबाद और हिसार में। प्लीज VVI, ठीक है ना। हरियाणा ने बहुत सारे सेटअप किए हैं इको क्लब और इको पार्क। क्यों? ताकि प्रमोशन कर सके और पॉपुलराइज कर सके क्लीन एनवायरनमेंट को। और एक किसके अंदर आता है? नेशनल ग्रीन कोर स्कीम के अंदर आता है। नेशनल ग्रीन कोर स्कीम के अंदर आता है इको क्लब और इको पार्क। हर घर हरियाली योजना को इनिशिएट किया गया था 2005 में। इस स्कीम के अंदर प्रोमोट किया जाता है प्लांटिंग और नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व करना, ताकि बहुत सारे लोकल ट्री को लगाने की बात करती है। पौधागिरी कैंपेन है, ऑब्वियसली ये तो नॉर्मल बात है। 6 to 12 ऑफ ऑल द गवर्नमेंट जो बच्चे लगाते हैं हर एक स्कूल में, उसकी सैम्पलिंग की बात करते थे ड्यूरिंग 3 month ऑफ द मानसून, ठीक है। सैम्पलिंग प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ की बात करें तो बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी पार्क है, बहुत सारे स्पेसीज रहते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है 2 नेशनल पार्क, 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 2 कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। नेशनल पार्क की बात करें तो एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और दूसरा है कालेसर नेशनल पार्क, ठीक है ना। सुल्तान, मैं यहाँ पे नहीं डालना भूल गया। एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, आपको कहाँ मिलेगा? हरियाणा के गुरुग्राम के सुल्तानपुर में। ध्यान देना। सुल्तानपुर नेशनल पार्क क्या है? हरियाणा के गुरुग्राम के सुल्तानपुर एरिया में। ये बर्ड पैराडाइज है, ठीक है ना। बहुत सारे विंटर के मंथ में बहुत सारे लोकल और माइग्रेटरी बर्ड आते हैं। विंटर में इसलिए आते हैं क्योंकि मान लो उधर से जहाँ पे इनको ज़्यादा गर्मी लगने लगा, इस एरिया में देखो ऐसे में फेवरेबल जहाँ पे इन्वायरमेंट होता है ना, वहीं बनाती है। इट्स सेंचुरी पोटेंशियल फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय वर्ल्ड फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट मीटर जैक्सन। मतलब इसके इम्पोर्टेंस को सबसे पहले मिस्टर पीटर जैक्सन ने पहचाना था, ये बात है। इसको सबसे पहले 1971 में बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया, लेकिन नेशनल पार्क का डिक्लेरेशन इसको हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा मिला 1991 में, ठीक है ना। ये ऑलमोस्ट 1.43 स्क्वायर किलोमीटर में, बहुत छोटा एरिया है। कॉमन स्पेसीज कौन है? हुपू, इंडियन कॉर्मोरेंट, फ्रैंकलिन, ये सब बर्ड का नाम है। स्पून बिल, क्रेस्टलेट लार्क, माइग्रेटरी बर्ड भी साइबेरियन क्रेट, वुड सैंडर पियर, यूरासियन विगलोन, ब्लैक टेल्ड गॉडपीट, ये सब, स्पॉटेड रेड शॉक, ये सब, ठीक है। तो कहाँ कहाँ भी क्या क्या याद रखना है? सुल्तानपुर गुरुग्राम। विंटर मंथ में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड आ जाते हैं। इसके पोटेंशियल को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया मिस्टर पीटर जैक्सन ने। बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया 1971 में, फिर नेशनल पार्क डिक्लेरेशन मिला 1991 में, ये याद रखना है। और आपको देखो ये है कालेसर, ये आपको शिवालिक रेंज के फुट हिल्स पे मिलेगा, ठीक है ना, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। वो है गुरुग्राम में नीचे, तो ये है ऊपर यमुनानगर में। ये किसके साथ बाउंड्री बनाता है? 3 स्टेट के साथ बाउंड्री बनाता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। आराम से क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है। इसका नेम क्यों मिला? कालेसर टेम्पल के नेम पे मिला। कालेसर शिव भगवान का टेम्पल है, ठीक है ना। ये एक्चुअली इसी प्रोटेक्टेड एरिया में, कितना इम्पोर्टेंट प्लेस होगा यार लोगों के घूमने के लिए। मतलब एक नेशनल पार्क के बीच में एक टेम्पल है, वाह, ठीक है ना। इसको नेशनल पार्क का डिक्लेरेशन मिला 2003 में। ये एरिया इसका थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सुल्तानपुर, ठीक है ना। बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी इसमें, साल फॉरेस्ट, खेर फॉरेस्ट, ये सब ग्रास लैंड, ये सब बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, ठीक है ना। ये आगे हम डिस्कस करेंगे। ये एक करेंट अफेयर्स का। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में एक एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर ओपन किया गया था 2008 में। ये बहुत छोटे एरिया में है। डियर पार्क एस्टैब्लिश किया गया था हिसार पार्क में 1970 में। 2 इम्पॉर्टेंट है, एक है हरियाणा एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर, कहाँ पे है? यमुनानगर में, और हिसार में है डियर पार्क। हिसार में है डियर पार्क, क्लियर? ये दोनों याद रखना। एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर कहाँ पे है? यमुनानगर। और डियर पार्क कहाँ पे है? डियर पार्क है हिसार डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उसके अलावे कुछ कंजर्वेशन रिजर्व है, तो दोनों आराम से हो जाएगा एक वीडियो में।
तो मिलते हैं फिर हम आगे। अगर कोई भी आपको रिलेटेड कुछ भी, ये आप देखिए, ये थोड़ा देखिए, लक्षद्वीप में अगर परसेंटेज की बात करें तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है, फिर मिजोरम में, हरियाणा में यार बहुत कम है। सबसे मेजर मतलब हर किस परसेंटेज की बात करें, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का सबसे कम बात करें तो ये यही है, हरियाणा है। अब तो 3.62 हो गया है, थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है ना। पंजाब, राजस्थान, यूपी देखो कितना कितना कम है। बिहार भी इसी के जस्ट बाद आता होगा क्योंकि वहाँ पे 7.7 के आसपास है। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं फिर हम लोग। और ठीक है, और एक और चीज़ बता दूँ, इस नंबर पे मैसेज कर लेना अगर कोई भी कोर्स, एक स्टैटिक जीके का कोर्स है हमारा, जिसमें आपको हम कंप्लीट सिलेबस कवर करवा रहे हैं, जिसमें एनसी बहुत हो चुका है, ऑलमोस्ट 50 लेक्चर इसमें आ चुका है। इसमें दोनों में 70 वीडियो आ चुका है, काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। आगे डेली लेक्चर इसमें आता है, और इस नंबर पे मैसेज कर लेना। मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।